यार वो उठा लाना मेरी पेटी सी लाइव है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी साथी एकदम शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी में, परीक्षा की तैयारी में बड़े ही शानदार जोशीले अंदाज में जुटे होंगे। पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए चल रहे होंगे और बेहतर तरह से सारे दिन कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते होंगे और साथ ही उनका रिवीजन भी करते होंगे। अच्छा, जरा बताइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी में से कौन कौन कर रहे हैं? साथ की साथ बुक आपने खरीद ली होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तब तक मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। मुझे बताइए कि मिरर के लिए मैग्निफिकेशन का कौन सा फॉर्मूला सही है? दर्पण के लिए मैग्निफिकेशन का कौन सा फॉर्मूला सही है? मैग्निफिकेशन का कौन सा फॉर्मूला दर्पण के लिए सही है? -v/u, v/u, सी है O/I, डी है -O/I। बोलो कौन सा फॉर्मूला इनमें से मैग्निफिकेशन के लिए बिल्कुल करेक्ट है? किशन पाल बाबू, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज बुक लेनी है, कुछ प्रॉब्लम्स थी ऐसे नहीं ली पाया था सर पैसे की। अच्छा कोई बात नहीं विपिन बाबू, आज बुक लीजिए और साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए। देखो यार, हालांकि मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट लाइफ में थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, हमेशा पैसे की दिक्कतें होती हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि चाहे आप ना कहीं से भी अपने खर्चे कम कर लो, चाहे आप जूते पुराने पहन लीजिए, शादियों के लिए नए कपड़े मत खरीदिए, चाहे आप जो जैसा कहीं से भी कटौती कर लीजिए, अपने किसी चीज़ को खरीदने में कमी कर लीजिए, लेकिन पढ़ाई में कमी मत करना, क्योंकि ये वही है। इसमें थोड़ा सा ना इन्वेस्टमेंट, पढ़ाई में थोड़ा सा आज लगाया गया पैसा आगे हमें कई गुना होकर मिलने वाला है। और अगर हम पढ़ाई में कहीं थोड़ी सी भी गुंजाइश कर देते हैं, और ऑनलाइन पढ़ाई ने तो सब कुछ चीज़ें आपके लिए आसान बना दी है। मैंने तो कभी आपसे किसी बुक के लिए कहा ही नहीं, सिर्फ बुक के लिए कहता हूँ मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। तो उसे खरीदो और उससे पढ़ाई करना शुरू करूँ। ए और सी आप एक से ज़्यादा आंसर कर रहे हैं। बाकी अगर आप ध्यान से देखें, हालांकि 80% 90% बच्चे ठीक आंसर कर रहे हैं, कुछ 10% थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, जब हम अच्छे से सिलेबस को कवर कर लेते हैं ना, तो जरूरी होता है कि हमारी पकड़ सिलेबस पे होनी चाहिए। छोटे छोटे पॉइंट हमें क्लियर होने चाहिए ताकि उनमें हमें कंफ्यूजन ना हो। जैसे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था -v/u बराबर I/o। तो v/u हो गया। अच्छा, I/o तो कोई है ही नहीं, O/I है, ये तो गलत हो जाएंगे ना। ये मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले हो ही नहीं सकते। और मिरर के लिए माइनस आता है, लेंस के लिए प्लस आता है। इसमें से एक तो वो निकाल दो, कांच की पट्टी और एक गोला वाला लेंस। चलिए, तो यहां तक हो गया आपका परावर्तन। अब परावर्तन के बाद प्रकाशिक घटनाओं में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमें पूरे चैप्टर में क्या पढ़नी है? प्रकाशिक घटनाएं, ऑप्टिकल फिनोमिनन। तो उसमें पहली घटना क्या थी? परावर्तन। अब दूसरी घटना क्या आएगी आपकी? अपवर्तन। तो हेडिंग डालेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन, इस बात को बड़े अच्छे से समझो पहले। देखिए, जैसे मान के चलो मेरे पास ये एक कांच की प्लेट है, ये मेरे पास एक कांच की प्लेट है, मतलब कांच की पट्टी है, स्लैब है। अब इस स्लैब को मैंने यहां पर ऐसे करके रख दिया, कुछ इस तरीके से। अब देखिए, ये रखी मैंने कांच की स्लैब। तो मुझे आप बताइए कि कांच की स्लैब से ऊपर माध्यम क्या है? भाई ऊपर तो हवा है। तो आप कहेंगे भैया जी ऊपर क्या है? हवा, एयर। यहां क्या है आपका? कांच। यहां है आपका ग्लास। और फिर से क्या है? हवा, यानी कि एयर। एसी बंद हो गया। अब देखिए, मैं आपसे अगर ये पूछूं कि हवा हवा और कांच में कौन हल्का माध्यम है, यानी कि किसमें प्रकाश, इन दोनों की तुलना में किसमें प्रकाश ज्यादा तेजी से चलेगा और किसमें स्लो चलेगा? तो आपका उत्तर शायद यही होगा कि भैया जी हवा जो है वो हल्का माध्यम है, यानी कि प्रकाश की जो चाल है वो हवा में ज्यादा होगी, जबकि कांच जो है वो भारी माध्यम है,
तो इसमें प्रकाश की चाल कम होगी। बड़ी सिंपल सी बात है। तो देखो, जो हल्का माध्यम होगा, कभी भी दो माध्यमों में जो हल्का माध्यम होगा उसको हम विरल माध्यम बोलेंगे, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम रेरर। रेयर नहीं, रेरर मीडियम। और जो भारी माध्यम होगा उसको बोलेंगे सघन माध्यम, यानी कि डेंसर मीडियम। मतलब दोनों में से जिसमें आपको लगता हो कि प्रकाश स्लो चलेगा। अब ये कैसे पता लगेगा? ये तो किसी माध्यम की सघनता का तो हमें अंदाजा हो जाता है, क्योंकि वही चीजें पूछेगा जो आपके आसपास हैं। आपसे जैसे पूछ लेगा दूध और ग्लिसरीन बताओ, दूध और शहद बताओ, चलो आप कहोगे भाई साहब शहद ज्यादा भारी है, तो दूध और शहद में शहद सघन हो जाएगा, दूध विरल हो जाएगा। ये तो बड़ी आसान सी बात है। अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बताइए, मैं आपको चाय पी के दिखाऊंगा। जल्दी बताओ, जल्दी, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक किसी को भी? चलिए अब सुनो अगली बात, कि आपने क्या किया, आपने यहां से टॉर्च जलाई, उससे निकली एक प्रकाश की किरण। ये प्रकाश की किरण यहां आके पड़ी। अब देखिए, प्रकाश की किरण पहले चल रही थी हवा में, और वैसे तो देखो, निर्वात और हवा अलग अलग चीज है भाई। निर्वात क्या है? जहां पर हवा भी ना हो। दरअसल प्रकाश पता है क्या कहता है, कि मैं वहां सबसे ज्यादा तेजी से चलूंगा जहां पर कोई माध्यम नहीं है। और वो कौन सी चीज है? निर्वात। मतलब प्रकाश के रास्ते में कुछ भी आएगा, इवन हवा भी, क्योंकि हवा में उपस्थित हैं धूल आदि के कण, तो हवा भी उसके रास्ते में रुकावट बनेगी। इसलिए प्रकाश कहता है कि मैं निर्वात में सबसे तेजी से चलूंगा। तो हम निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड पढ़ लें, लेकिन लगभग उसी चाल को हम हवा में मान लेते हैं। हवा में बहुत थोड़ी सी कम होती है, तो लगभग हम हवा में मान लेते हैं, लेकिन सेम नहीं होती है। हवा और निर्वात में अलग अलग होती है, बट लगभग दोनों बराबर ही होती हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि जो प्रकाश की चाल निर्वात में है वही हवा में है। आगे से मैं निर्वात ब्रैकेट में हवा लिखूंगा तो आप समझ जाना। अब प्रकाश यहां आया, अपनी फुल स्पीड पे चल रहा है हवा में, बहुत भयंकर वाली से, 3 × 10⁸ से, और फट से टकराया एकदम इस कांच की प्लेट से। अब प्रकाश के साथ क्या होगा? एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आप नहर किनारे दौड़ रहे हो, नहर का पानी रुका हुआ है, वो ना इधर बह रहा ना उधर, आप उसके किनारे जो सड़क बनी हुई है उस पर दब 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 दौड़ रहे हो। मैंने आपको आया, मैं हेलीकॉप्टर से उठा के आपको मैंने रख दिया पानी में, आप फिर भी दौड़ रहे हो। अब मुझे बताओ, आपकी चाल धीमी हो जाएगी या तेज हो जाएगी पानी में? तो बड़े कॉमन सेंस की बात है भैया, आप भी कहोगे जी मेरी चाल तो धीमी हो जाएगी। अब देखो, ऐसे ही प्रकाश जब एक हल्के माध्यम से भारी माध्यम में जाता है तो उसकी चाल हो जाती है धीमी, उसकी चाल हो जाती है स्लो। अब चाल धीमी होने से मैं आपसे सवाल पूछूं, प्रकाश को एट द एंड इससे पार निकलना है। देखो भाई, अगर यहां पर कांच ना होता तो प्रकाश ऐसे जा ही रहा था, ऐसे करके उसको, इस कांच को पार करना है। अच्छा, एक अभिलंब डाल लेते हैं, एक डाल लेते हैं यहां पे लाइन, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। तो मुझे आप ये बताओ, ये है अभिलंब, जैसे दर्पण में हुआ करता था वैसे यहां पे हो जाएगी, बीचों बीच में एक लाइन खींची जाएगी नॉर्मल। और ये कौन सी किरण है? आपकी आने वाली किरण। तो आने वाली किरण को क्या बोलेंगे यहां पे? आपतित किरण। इनके नाम लिख लो, फिर अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे। अब देखिए साहब, प्रकाश को निकलना तो यही है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसकी चाल धीमी हो गई है, तुम्हारी चाल धीमी हो जाए और कोई तुमसे कहे भैया मुझे कोई मतलब नहीं है, तुझे इससे पार निकलना है, तो तुम मुझे बताओ, धीमी चाल में अगर उतना ही समय हो, चाल तुम्हारी धीमी है, प्रैक्टिकली सोचो, कोई फॉर्मूला नहीं, चाल तुम्हारी धीमी है और तुम्हारे पास समय उतना ही हो, तो तुम छोटा रास्ता चुनोगे या बड़ा रास्ता चुनोगे? तुम कहोगे जी साहब मैं तो छोटा रास्ता चुनूंगा। भाई दो ऑप्शन है इसके पास, या तो ये बड़ा रास्ता चुन ले। बड़ा रास्ता कौन सा है? ये वाला देखो, बड़ा है, यहां भी पार ही निकल रही है। या फिर ये छोटा रास्ता चुन ले। तो आप कहोगे अगर मेरी चाल धीमी है और मुझे समय उतना ही लगाना है तो मैं छोटा रास्ता चुनूंगा। तो प्रकाश ना तो बड़े रास्ते से जाएगा, ना अपने ही रास्ते से जाएगा, ये एक छोटे रास्ते से चला जाएगा। जरा बताइए, मेरी बात आपको समझ में आ गई है? अब यहां से एक सवाल क्या बनेगा, प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा बनेगी, रिफ्रैक्शन की परिभाषा। क्या मैं कहता हूं, ध्यान से सुनना, मैं कहता हूं
कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो ये अपने रास्ते से विचलित हो जाता है। विचलित का मतलब ये अपने रास्ते को बदल देता है, चेंज कर देता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, इसी घटना को हम अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन यहां से निकल गई, अभी लिख लेंगे उसको आगे। एक चीज और मेरी समझ में यहां आई कि जब प्रकाश किसी हल्के से भारी माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब की तरफ झुकता है। कैसे? देखो, एक्चुअल रास्ता तो इसका ये था, लेकिन ये दूर तो हटा नहीं, ये कहां झुका है, ये अभिलंब है। एक्चुअल रास्ता प्रकाश का ये है, दूर हटता तो ये ऐसे जाता, लेकिन ये इसके नजदीक गया है, तो हम कहेंगे कि जब विरल से सघन में जाता है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। बताओ एक बात हम सब करके जी, ये दूसरी बात भी मुझे समझ में आ गई। तीसरी बात, मजे की बात सुनो, फिर से एक बार देखते हैं, यहां पर एक और अभिलंब डाल लेते हैं, एक और नॉर्मल डाल लेते हैं। अब प्रकाश की किरण जैसे ही कांच से निकलेगी तो उसे मिलेगी बाहर हवा, और हवा बिल्कुल खुला हुआ स्थान है, तो उसकी चाल बढ़ जाएगी। अब चाल बढ़ गई है लेकिन पहुंचना उसी समय पर है, तो तुम बड़े रास्ते से होकर जाओगे। तो प्रकाश, अगर देखो यहां कांच ही होता तो ये तो अपने रास्ते चल ही रहा था, लेकिन ये ऐसे ना चल के ये क्या करेगा, ये ऐसे ना चल के ये बड़ा रास्ता चुनेगा, ये वाला। यानी कि देखो, ये अभिलंब है, ये प्रकाश की एक्चुअल किरण है, ओरिजिनल जो आ रही है, बट ये इससे दूर हटके फिर जाएगी क्योंकि इसे चुनाव करना है बड़े रास्ते का। तो आप याद रखेंगे कि अगर विरल से सघन में जाएगी तो नजदीक आ जाएगी, और सघन से विरल में जाएगी तो ये प्रकाश की किरण दूर हट जाएगी। सभी को क्लियर है ये बात? ठीक है, चलिए लिख लेते हैं सारी चीजों को, पहले अपवर्तन की परिभाषा और फिर ये दोनों चीजें। तो एक बार थम्स अप कर दीजिए फटाफट से, फिर मैं आपको तीनों परिभाषाएं लिखवा दूं। नोट नहीं हुआ हो तो नोट करिए फटाफट। चलो लिख लेते हैं इनको। तो पहले अपवर्तन की परिभाषा लिखेंगे और आप कहेंगे कि माध्यम बदलने पर, माध्यम बदलने पर प्रकाश किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है। विचलित का मतलब वो रास्ता बदल देती है, विचलित होती है, और यही क्या कहलाता है, यही अपवर्तन कहलाता है, यही अपवर्तन कहलाता है। यानी कि आप कहेंगे लाइट रे डेविएट्स, लाइट रे डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, लाइट रे डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ व्हेन मीडियम चेंज्ड, व्हेन मीडियम चेंज्ड, कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। कि भाई इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, अब अगला सवाल क्या आता है, अगला सवाल बनता है कि बताओ, जब प्रकाश की किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, यानी कि जब ये जाती है एक रेरर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में, तो क्या होता है, आप कहेंगे साहब अभिलंब की ओर आती है, या अभिलंब के पास आती है, ऐसे लिख लो और बेहतर रहेगा, अभिलंब के, अभिलंब के पास आती है, यानी कि नियर टू नॉर्मल। इसी से याद हो जाएगा, इतना ही बहुत है, पेपर में इसी से कर देंगे, नियर टू नॉर्मल है। और अगर प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है, यानी कि डेंसर मीडियम से अगर ये रेरर मीडियम में जाती है, तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हटती है, यानी कि अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। बोलो
ये 3 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। इनको नोट करिए और फिर हम एक बहुत ही शानदार सी बात पे चले, जिसका नाम है अपवर्तनांक, जिसको हम आज तक रटते आए हैं, लेकिन आज बिल्कुल उसका प्रैक्टिकल मतलब समझेंगे। नोट कर लीजिए, नोट हो जाए तो एक बार मुझे बता देंगे और फिर हम आगे चल सकते हैं। चलो ठीक है जी, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आगे चलें। ओके, तो ये हो गए, अपवर्तन को समझना है। अब समझ गए होंगे कि कैसे प्रकाश की किरण अभिलंब से नजदीक आती है और कैसे दूर जाती है। अब देखो, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि भाई ये बताओ, जब प्रकाश की किरण हवा से अलग अलग माध्यमों में जाती है, तो क्या आपके अनुसार उसकी जो चाल है वो हर एक माध्यम में अलग अलग होगी या बदल जाएगी? जैसे आप हवा में दौड़ रहे थे, मैंने एक बार आपको उठा के पानी में रखा, आपकी चाल कुछ कम हो गई। अब मान लो मैं पानी की जगह आपको एक शहद से भरे तालाब में छोड़ दूं, तो आपकी चाल मेरे हिसाब से और कम हो जाएगी। अगर मैं और भारी माध्यम में छोड़ूंगा तो आपकी चाल और कम हो जाएगी। ऐसे ही प्रकाश की चाल हर एक माध्यम में अलग अलग होती है। उसी चीज को समझने के लिए हमने एक शब्द बना लिया जिसका नाम है अपवर्तनांक, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, अब देखो एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अपवर्तनांक जैसे इसको हम एन से दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसने आपसे कहा कि मान लो कोई कांच है। अब देखो, कांच भी एक तरह का नहीं होता, कांच भी बहुत सारे तरह के होते हैं, मैं तो जस्ट ले रहा हूं। मान लो उसने किसी कांच के लिए अपवर्तनांक का मान दिया 1.5। हर एक माध्यम के लिए अपवर्तनांक का एक मान होता है। तो इसका मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे, देखो सघन और विरल माध्यम के कुछ एग्जाम्पल लिखवा दीजिए। आप उस चीज को, आपका क्वेश्चन ही गलत है भाई, आपने उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा। दरअसल मुझे एक बात बताओ, आप मुझे कुछ गरीब और अमीरों के एग्जाम्पल लिखवाओ। चलो लिखवाइए अमीरों के एग्जाम्पल। आपने 2 व्यक्ति लेके आया, उसमें एक के पास 500 रुपये हैं, एक के पास 5 करोड़ रुपए हैं। ये मान लो 5 लाख रुपए हैं। तो आपकी नज़र में 5 लाख वाला अमीर है, ठीक है। आपने लिख दिया राजू के पास 5 लाख है, ये अमीर है। राजू के बराबर में खड़ा हो गया एक 5 करोड़ वाला आके। अब राजू अमीर है कि गरीब है? आप कहोगे उसकी तुलना में गरीब है। तो सघन और विरल किसी के लिए फिक्स नहीं हो सकता, वो तो निर्भर करेगा आप दोनों माध्यमों में से किसकी बात कर रहे हो। हमेशा आप 2 माध्यम की बात करोगे। अच्छा, अगर आप भाई हवा और पानी की बात करो, तो पानी सघन माध्यम है, पानी भारी माध्यम है, डेंसर है। लेकिन अगर पानी और शहद की बात करो तो शहद भारी है, फिर पानी विरल हो गया। तो ये फिक्स नहीं हो सकता किसी के लिए भी। ये तो दोनों पे तभी चुनाव करोगे तुम जब आपके सामने दोनों लिख दिए जाएंगे, ठीक है। चलो भाई, अब मान लो कांच के लिए अपवर्तनांक दे दिया 1.5। अपवर्तनांक एक संख्या होती है, हर एक माध्यम के लिए हमने एक संख्या दे रखी है। अब बात आती है कि ये संख्या बता क्या रही है। तो देखो, ये संख्या क्या बता रही है। आप क्या करोगे, हमेशा जब भी आपको किसी माध्यम का अपवर्तनांक दिया जाएगा, तो आप क्या करते हो कि अगर मुझे निकालनी है कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, कांच में प्रकाश की चाल यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। समझते रहो मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, भी समझ आएगा। तो आप क्या करो कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ और अपवर्तनांक कितना, 1.5। इसको इससे काटोगे कितना आ जाएगा, 2 × 10⁸। देखो अपवर्तनांक हमें क्या बता रहा है। आप देखो कांच में प्रकाश की चाल कितनी हो गई है, 2, यानी कि कांच का अपवर्तनांक ये नंबर 1.5 आपसे कह रहा है कि मैं प्रकाश की चाल को 1.5 गुना तक कम कर दूंगा। अपवर्तनांक एक संख्या है जो सिर्फ ये बताती है कि अगर मुझ में प्रकाश एंट्री लेगा तो मैं इतने गुना तक प्रकाश की चाल को कम कर दूंगा। किसकी तुलना में?
किसकी तुलना में? यहां पे आपने क्या रखी है? हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कहो या वैक्यूम कहो। तो ये नंबर क्या बता रहा है? मेरा मतलब पहले ये है कि आप पढ़ते हो अपवर्तनांक, एक संख्या आपने रट ली, हीरे का 2.42, कांच का 1.5, इसका ये कम से कम आपको प्रैक्टिकली तो ये समझ में आना चाहिए कि ये नंबर बता क्या रहा है। तो ये संख्या हमें ये बताती है कि मैं प्रकाश की चाल को इतने गुना धीमा कर दूंगा। ये बात आपको समझ में आ गई कि अपवर्तनांक क्या होता है। तो चाहे आप लिख भी लें कि अपवर्तनांक क्या होता है किसी माध्यम का, किसी भी माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मैं बिल्कुल आप ही के शब्दों में लिखूंगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक उस माध्यम में, उस माध्यम में प्रकाश की, प्रकाश की चाल के धीमेपन को दर्शाता है। धीमेपन या तेजपन, या तो धीमी होगी या तेज हो जाएगी। अच्छा, तेज कैसे हो जाएगी बताऊंगा मैं आपको। धीमेपन या तेजपन को दर्शाता है, यानी कि इट इंडिकेट्स, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर आई लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडिकेट्स स्लोनेस और फास्टनेस, स्लोनेस और फास्टनेस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अच्छा भाई, फास्ट कहां हो जाएगा? अब जरूरी थोड़ी है कि कोई आपसे हमेशा हवा की तुलना में पूछे, जरूरी तो है नहीं कि कोई आपसे हमेशा हवा की तुलना में पूछेगा। देखो मेरी बात को समझना, अगर कोई आपसे पूछे, अगर आप ये कह रहे होते हो कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो आप क्या बता रहे हो कि भाई साहब कांच प्रकाश की चाल को कितने गुना कम कर देगा? 2 गुना। देखो इसको थोड़ा सा ना समझना पड़ेगा आपको। हो सकता है कहीं पहले आपने 2 लाइन में रटा हो, लेकिन 2 लाइन में रटने से सच में इससे बनने वाले प्रश्न होंगे ही नहीं। आपको एक समझदारी बनानी पड़ेगी इसके लिए। तो अगर आप कहते हो कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो आप ये कह रहे हो कि प्रकाश की चाल कांच में 1.5 गुना कम हो जाएगी। अरे भाई किससे तुलना कर रहे हो ये तो बताओ। 1.5 गुना कम हो जाएगी किसकी तुलना में? तो अगर आपको ये नहीं बताया गया कि किसकी तुलना में, तो फिर आप सीधा सीधा कहोगे हवा की तुलना में, यानी कि किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वो हमेशा हवा की तुलना में जानना चाहेगा। वो तो हो सकता है ये जानना चाहे कि पानी की तुलना में कांच में कितने गुना कम हो गई, तब तो ये संख्या बदल जाएगी। भाई हर बार तो प्रकाश की चाल कांच में किसकी तुलना में? हवा की तुलना में तो 2 हो सकती है, हवा की तुलना में तो 1.5 गुना कम हो सकती है। जरूरी थोड़ी कि पानी की तुलना में भी ये 2 गुना कम कर देगा। हो सकता है पानी से इसका कोई और संबंध हो। भाई हवा की तुलना में ये अलग भारीपन रखता है, पानी की तुलना में तो अलग ही रखेगा अगर पानी से तुलना करोगे तो। अगर तुम इसकी हीरे से तुलना करने लग गए तो हीरा तो इससे भी भारी है, तब तो आप ये कहोगे कि भैया इसमें तो कम छोड़ो तेज हो जाएगी। अगर हीरे से तुलना करोगे कि हीरा और कांच में से किस में तेज है, तो हीरा सबसे भारी मटेरियल है, हीरे में सबसे ज्यादा होती है, तो कांच में उससे भी कम हो जाएगी। आगे आपको मेरी बात समझ में? तो सुनो, एक तो ये समझ बन गई कि भाई अपवर्तनांक क्या होता है। अब एक बात और समझना, जैसे मानो आपको हवा की बात ना कह के 2 माध्यम दे दे। जैसे मान लो आपको कोई माध्यम दे दिया, मान लो 2 मीडियम दे दिए, माध्यम 1 और एक दे दिया माध्यम 2। एक तो हो गया मीडियम 1 और एक हो गया माध्यम 2, मतलब मीडियम 2। अब हम ये मानेंगे कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रहा है। जैसे मान लो ये है मेरे पास 2 माध्यम, एक ऊपर वाला माध्यम है, एक नीचे वाला माध्यम है। अब ये हवा हो, कांच हो, हीरा हो, ये कुछ भी हो, हवा हो, कांच हो, हीरा हो, कुछ भी हो, तो इसमें कैसे पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा, अगर आप ऐसे लिखेंगे कि माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये बात आपसे पूछी जाएगी। माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम
वन विद रेस्पेक्ट टू, इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं, विद रेस्पेक्ट टू, ये हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रेस्पेक्ट टू मीडियम टू। बताओ आप इस चीज को कैसे लिखेंगे? तो देखो इस चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे, इस चीज को हमने एक सिंबल बना लिया और हमने कहा एन मीडियम वन का मीडियम टू के सापेक्ष, तो मीडियम वन को यहां लिखेंगे और टू को यहां लिखेंगे, समझ गए? ये बात कहने का मतलब है हम मीडियम वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहे हैं किसके सापेक्ष? मीडियम टू के सापेक्ष। अच्छा एक एक बात को समझते चलिए, मुझे बताओ यहां किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से बताओ कि भैया मुझे यहां कोई भी दिक्कत नहीं है, एक बार क्लियर कर दो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रेस्पेक्ट टू मीडियम टू, इस बात को हम हमेशा ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है? अब इसका मतलब क्या है? इसमें प्रकाश की चाल किसकी किस में आएगी? सुनो, जिसका पूछा है, जिसका अपवर्तनांक पूछा हो उसकी प्रकाश की चाल को रखो हमेशा नीचे। किसका पूछा है? माध्यम वन का, तो फॉर्मूला होगा माध्यम वन में प्रकाश की चाल, माध्यम वन में प्रकाश की चाल यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। जिसका पूछा हो उसको तो रखो नीचे, जिसके सापेक्ष पूछा हो उसको रखो ऊपर। यानी कि आप कहोगे माध्यम टू में प्रकाश की चाल को कहां रख देंगे? हम लोग ऊपर रख देंगे, ऐसे। ये हो जाएगी माध्यम टू में प्रकाश की चाल, ठीक है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, माध्यम टू में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। तो इस चीज को लिखने का ये तरीका होगा। अब आपसे कहा जाएगा, सवाल में ऐसे ही पूछा जाएगा, सवाल में ये दो चाल दे रखे होंगे कि माध्यम वन में प्रकाश की चाल इतनी है, माध्यम टू में प्रकाश की चाल इतनी है। अब माध्यम वन का दो के सापेक्ष अपवर्तनांक बताओ। तो आप एक बार ध्यान देना कि जिसका पूछा जाए उसको नीचे लिखना, जिसके सापेक्ष पूछा जाए उसको लिखना हमेशा ऊपर। नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो यहां तक कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, समझे? ये तो जस्ट मैंने आपको, यहां से कोई सवाल नहीं बनेगा, इसको भूल जाओ। ये तो केवल मैंने आपको अपवर्तनांक का मतलब समझाया है। और यहां जो आप संख्या, क्योंकि आप ना पहले ये पढ़ के रखते हो, तो अगर कुछ नहीं दिया हुआ हो तो आप दूसरा माध्यम क्या मानोगे? हवा मान लोगे। अभी मैं आपको सवाल कराऊंगा, पहले आप इसको कंप्लीट करिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, जो कहना चाह रहे हो समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड अंजलि, बहुत बढ़िया शिवम, अनुराग, निशांत, राहुल, विपिन। ओके, अब देखो सवाल से समझो, आपको सवाल से समझ में आ जाएगा। जैसे सवाल देगा, क्वेश्चन देगा, आपसे कहेगा कि मान लो, वही सवाल करते हैं पहले वाला। जैसे आपको बोलेगा मान लो कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, या ऐसे लिखो कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, ये सवाल में दे देगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। कांच में प्रकाश की चाल है 2 × 10⁸, ठीक है, मीटर पर सेकंड। आपसे पूछेगा कांच का अपवर्तनांक बताओ, कांच का अपवर्तनांक। अब देखो ये दिमाग में हमेशा रखना कि जब भी आप अपवर्तनांक बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, तो साहब दो माध्यम होने जरूरी हैं, दो माध्यम होने जरूरी हैं। अब यहां एक माध्यम तो दे दिया, अगर सवाल में दूसरा माध्यम नहीं दिया है तो पता है आप क्या मानोगे? आप दूसरा माध्यम हवा मान लोगे अपने आप ही। आप अगर नहीं सवाल में दिया हुआ है तो दूसरा माध्यम आप हवा मान लोगे। तो इसलिए मैं आंसर में लिख रहा हूं कि दो माध्यम होने चाहिए हमारे पास। माध्यम वन होना चाहिए, यानी कि मीडियम
1 होना चाहिए और एक होना चाहिए हमारे पास माध्यम 2 यानी कि मीडियम 2। अच्छा ये आप बार बार मत लिखना, ये तो जस्ट मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो माध्यम 1 कौन है, ये बात आपको समझ में आ गई कि अगर आपको माध्यम 2 नहीं दिए गए हैं तो 2 माध्यम हमेशा होने चाहिए ऐसे सवालों को करने के लिए। तो एक माध्यम आपका कांच है और दूसरा माध्यम क्या होना चाहिए आपका, हवा। अब देखो वो पूछना क्या चाह रहा है, दरअसल वो पूछना चाह रहा है आपसे जो अपवर्तनांक उसने पूछा है ना, पूरा सवाल ये होना चाहिए था कि हवा के सापेक्ष, अगर आपने दूसरा माध्यम हवा बताया है तो पूरा सवाल ये होना चाहिए था कि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, पूरा सवाल ये होना चाहिए था। हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक नहीं है तो तुम मान लोगे ऐसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, ये सवाल होना चाहिए था। अब सुनो, आपसे किसका पूछा है, कांच का अपवर्तनांक पूछा है। अब इनमें से किसी को भी आप 1 मान लो, किसी को भी आप 2 मान लो, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। या आप कांच को गिलास कह दो, हवा को ए कह दो, उस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जैसे बोलना है वैसे बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले एक माध्यम आपके पास हो गया हवा, और भाई एक माध्यम क्या हो गया आपके पास, कांच। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है हवा के सापेक्ष कांच का। तो आप कैसे लिखोगे इस चीज को, आप लिखोगे हवा के सापेक्ष कांच का। किसका पूछा है, कांच का। कांच का पूछा है किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष। तो कांच को मैं जी लिख देता हूं, हवा को ए लिख देता हूं। 1 और 2 लिखने की बजाय ऐसे लिख लो, जी और ए। ठीक है, इस चीज को हटा दो बेशक, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। सिर्फ हमें यह मान लेना है कि दूसरा माध्यम हम क्या मान लेंगे, हवा मान लेंगे। जैसे देखो यहां पे क्या माना हमने, इससे रिलेट करते चलो। माध्यम 1 का पूछा था 2 के सापेक्ष, तो यहां हमने 1 लिखा, यहां 2 लिखा। जिसका पूछा जाए उसको पहले लिखो। किसका पूछा जा रहा है, कांच का। कांच को पहले लिखो, किसके सापेक्ष पूछा जा रहा है, हवा के। अच्छा ऊपर किसकी चाल लिखी जाएगी, जिसके सापेक्ष पूछा गया है। तो ऊपर किसकी चाल लिखोगे, हवा में प्रकाश की चाल, हवा की चाल नहीं, हवा में प्रकाश की चाल, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। और नीचे किसकी रखोगे, जिस माध्यम में पूछा गया है। नीचे कौन सा माध्यम है आपका, नीचे पूछा गया है कांच, इसको यहां लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, यहां रख लेंगे कांच, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी कि कांच में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। सिंपल सी बात है, रख दो। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 3 गुणा 10 की पावर 8, और नीचे कितना आएगा, 2 आ जाएगा, 2 गुणा 10 की पावर 8, इससे ये कट जाएगा, और 3 से 2 कितने बार, 1.5 बार। तो इसको मेरे कहने का मतलब है, आज तक आप सिर्फ ये रटते हो कि कांच का अपवर्तनांक, वो आधी बात है। अपवर्तनांक कभी भी अकेला नहीं हो सकता। जब आप ये रट लेते हो तो आपको ये भी नहीं पता चलता, सघन और विरल फिक्स नहीं हो सकते। इसलिए हमेशा क्लैरिटी के साथ पढ़ो। क्लैरिटी है वो कांच का अपवर्तनांक किसी ना किसी के सापेक्ष जरूर है। और पता है ये तो चलो निकल जाता है, कांच का अपवर्तनांक तो हो जाएगा। अगर आपको लगता हो यार ये तो बहुत आसान था, हमने तो बहुत बड़ा पढ़ लिया, आगे बनने वाली चीजें जो आपसे होती ही नहीं अगर आप रट के पढ़ते, वो अब आपको बहुत आसान लगेंगी। एक बार थम्स अप करो, जी हाँ मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। भैया एन होता है, एन एन एन, छोटा एन, स्मॉल एन। बहुत बढ़िया। भौतिकी एक इश्क है, ऊर्जा का द्रव्यमान से, गति का विराम से, सूर्य को है चांद से। अरे वाह भाई, इनका स्क्रीनशॉट दो, तो बड़ी गजब की लाइन लिखी है इन्होंने, वेरी गुड। अगर आपको समझ आया हो तो थम्स अप करो, फिर मैं आपको एक सवाल और दूंगा, उसको आप करके बताइएगा। तो ऐसा नहीं है कि कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1.5 ही रहेगा। भाई मैं पूछूं कि कांच की सघनता हमेशा कितनी रहेगी, तो वो तो निर्भर करेगा आप किस माध्यम से उसकी तुलना कर रहे हो। भाई हवा से तुलना करोगे तो कांच कठोर माध्यम है, लेकिन हीरे से तुलना करोगे तो कांच हल्का माध्यम हो जाएगा। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा की तुलना में फिक्स रह सकता है, बस किसी दूसरे माध्यम की तुलना में फिक्स नहीं रह सकता है। 2 गुणा 10 की पावर 8 कैसे हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई, सवाल में दिया हुआ है, वहां से रखा है मैंने। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो अगला सवाल देखो, जैसे क्वेश्चन देगा, मान लो आपको 2 चाल दे रखी होंगी। एक देगा कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल,
स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरी चीज दे दी आपको पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल, और ये मान लो 1.5 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, और ये है इतनी। अब देखो आपसे क्या पूछेगा, मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूं, मुझे बताओ इसका आंसर। मैं आपसे पूछता हूं कि कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो अब तो आप समझ गए होंगे, आपसे किसका पूछा है? कांच का। तो आप कहोगे कि कांच को पहले लिखूंगा और पानी को मैं बाद में लिखूंगा। देखो जिसका पूछा हो उसकी चाल लिखो नीचे। कांच का पूछा है तो कांच की चाल को लिखो नीचे 2 गुणा 10⁸। जिसके सापेक्ष पूछा हो उसकी चाल को लिखो ऊपर। किसके सापेक्ष पूछा है? पानी के सापेक्ष, तो 1.5 इंटू 10⁸। ये सब सवाल में मिलेगा आपको। तो इससे तो ये कट जाएगा 10⁸ से 10⁸। अब 1.5/2 कितना आंसर आ जाएगा? आप कहोगे भैया 1.5 का अगर 2 में भाग रखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 0.75। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 0.75। 3 कहां से आया? अरे मोहन बाबू, हवा में प्रकाश की चाल फिक्स होती है 3 गुणा 10⁸, वो तो आपको याद रखना पड़ेगा, वो आपको हमेशा ही याद ही रखना पड़ेगा। अब बताओ भाई, समझ में आ गया? देखो आपने आज तक अगर इस टॉपिक को पढ़ा होगा ना, तो जितना ये टॉपिक है उसका 20% पढ़ा होगा, इसलिए सच में आपको ये आसान लगता होगा। लेकिन असल में जितना आपने पढ़ा है उससे तो कोई भी सवाल होगा ही नहीं। अगर ऐसा सवाल दे दे तो बताओ कैसे लगाओगे आप? आपको ये नहीं पता चलेगा मैं किसकी चाल ऊपर लगाऊं, किसकी चाल नीचे लगाऊं। इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। आपसे पढ़कर लगा कि फिजिक्स में कुछ नहीं है सर, पहले बिल्कुल नहीं आता था, अब सब आता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू आपका। 1.5 में 2 का भाग करके 75 ही तो आएगा, 0.75 मतलब 57 नहीं भाई, मोहम्मद मंजूर गलत आंसर कर दिया आपने, मतलब उल्टे डिजिट लिख दिए, 0.75। ये बात सबको समझ में आ गई? अब देखो एक मजे की बात बताऊं मैं आपको। अब सवाल इसी में ऐसे भी पूछ लेगा। अब चलते हैं उन सवालों पे जो उनसे बनते हैं जो बच्चा गहराई में जानता है। भाई वो कांच का पानी के सापेक्ष पूछ सकता है, और पानी का कांच के सापेक्ष ऐसे भी तो पूछ सकता है, पानी का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, पानी का कांच के सापेक्ष, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। अब किसका पूछा है आपसे? पानी का। तो जिसका पूछा जाए हम लोग लिखने में कैसे लिखते हैं? NW, जिसका पूछा जाए, जिसके सापेक्ष पूछा जाए उसको यहां, जिसका पूछा जाए उसमें चाल नीचे लिखते हैं। तो पानी में कितनी है? पानी में है 1.5 इंटू 10⁸। और किसके सापेक्ष पूछी है? कांच में कितनी है? 2 गुणा 10⁸। ऐसे लिख लो। अच्छा अब देखिए आंसर कितना आ जाएगा। आप कहेंगे जी आंसर आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा और 2/1.5 कितना हो जाएगा? मेरे हिसाब से चाहे आप सॉल्व कर लेना, 2/1.5, पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ाओगे, 5 से 4 बार, 5 से 3 बार, तो आंसर आ जाएगा 4/3। अब वो ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कि
पॉइंट में आंसर दिया है या फ्रैक्शन में आंसर दिया है वो तो हम वहां बना लेंगे, यहां पे हम कर लेंगे। चाल बिल्कुल दिया रहेगा चंदन बाबू, क्वेश्चन में चाल दिया रहेगा। तो थोड़ा सा ना शुरू में आप सभी को जरूर ये टॉपिक हल्का सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन असल में इसकी गहराई यही है, और सवाल केवल आप तभी बना पाओगे जब आपको इतनी नॉलेज आती होगी। बाकी वो आसान सी बात तो मैं भी समझा सकता था कि हवा के सापेक्ष चाल या हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक पढ़ना बड़ा आसान सी बात है। आंसर हो जाएगा आपका 1.33 कहिए, आइदर 4/3 कहिए, मंजूर, कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि ये जो 0.75 है, क्या इसको मैं 3/4 नहीं लिख सकता फ्रैक्शन में? भाई बिल्कुल लिख सकते हो, आपको फ्रैक्शन में बदलना आता होगा। 0.75 को मैं 3/4 नहीं लिख सकता? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो। कैसे, देख लो। 0.75 को पॉइंट को बटे में कैसे बदलते हैं? भाई नीचे आओ, पॉइंट की जगह 1 लिखो और जितने अंक हैं उतनी जीरो बढ़ा लो। 25 से 3 बार और 25 से 4 बार, तो 0.75 को मैं 3/4 लिख सकता हूं। तो मुझे एक बात ये समझ में आई, यहां से एक अगला सवाल बनाओ। क्या? देखो, कांच का पानी के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है, पानी का कांच के सापेक्ष निकालने पर उसका उल्टा हो जाता है। आई बात समझ में? एक सवाल यहां से भी बनता है, वो डायरेक्टली बच्चे आपको क्या देगा, कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक इतना है, और आपसे पूछेगा पानी का कांच के सापेक्ष कितना होगा, तो उसका उल्टा कर देना। यानी कि नोट डाल के लिख लो, अगर दो माध्यम हैं, अगर मान लो आपसे माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वो उल्टा होता है। किस बात का? वो अपोजिट होता है। किस बात का? माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है वो उल्टा है। किस बात का? माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक का। बोलो सही कह रहा हूं मैं? यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to medium 2 is reciprocal of refractive index of medium 2 with respect to medium 1। ठीक है, मैं बिल्कुल कह सकता हूं। अब जैसे मैं आपसे सवाल पूछ लूं, एक सवाल दे दिया जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए कि मान लो शहद का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, शहद का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक मान लो ये दे दिया आपको 9/8, ठीक है। और यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हनी विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ये सवाल आ गया और आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये किसका दे दिया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हनी विद रेस्पेक्ट टू वाटर दे दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पूछ ले विद रेस्पेक्ट टू हनी, यानी कि शहद का जल के सापेक्ष दे दिया, आपसे पूछ ले जल का शहद के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाना है, इसमें कोई n1 n2 नहीं लिखना है, आपको सीधा सीधा कह देना, उल्टा हो जाएगा। ये लो, खत्म कहानी, टक से आंसर बना दोगे। बस माउस देना भाई। अच्छा वही है, दिखाओ एक बार कमेंट देखते हैं, एक जल्दी बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया, अपोजिट हो गया, ओके। सर हम 10th में भी नहीं पढ़ा पर अब समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। ऊपर कोई कमेंट है क्या? चलो ठीक है, शायद एक दो बच्चों को मैं देख रहा था समझने में तकलीफ थी, एक बार मैं उनसे कंफर्म करता कि अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया शिवम, वेरी गुड। तो अब अगर आपको किसी का अपवर्तनांक दिया जाए डायरेक्टली, जैसे मैं बोलूं कि मान लो इस कांच का अपवर्तनांक, मान लो मैंने कहा 2 है, तो ये किसी ना किसी के सापेक्ष है।
इसका अपना कोई अपवर्तनांक नहीं है, किसी के सापेक्ष है। अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, कुछ नहीं दे रहा हूं, तो किसके सापेक्ष है? हवा के सापेक्ष है। तो अगर कुछ नहीं दिया तो हवा से तुलना कर दोगे, और अगर कोई माध्यम दे दिया तो फिर आप उसी में मान लोगे। जरा बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है? सर पानी के प्रकाश की चाल 2.25 है, आपने 1.5। अरे भाई सत्यम तिवारी, यहां पर जस्ट मैंने मान लिया है, यहां पर मैंने कुछ भी एग्जैक्ट नहीं लिखवाया है, और एग्जैक्ट आपसे सिर्फ एक बात पूछी जाएगी। देखो, ना तो किसी माध्यम में आपको प्रकाश की चाल याद रखनी है, ना आपको किसी माध्यम का अपवर्तनांक याद रखना है, वो सब सवालों में देगा। सिर्फ याद रखने की चीज क्या है? देखो, जरूरी नहीं है कि प्रकाश इसका अपवर्तनांक इतना ही होता हो, मुझे नहीं पता, मैंने तो बस आपको समझाने के लिए लिख दिया है। और पेपर में भी ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट ही आएगा, हो सकता है कुछ भी नंबर वो दे सकते हैं। इसमें से कुछ भी याद, संख्याएं याद नहीं रखनी है। संख्याएं आपको पेपर में मिलेंगी, संख्या अगर याद रखनी है तो सिर्फ देखो क्या याद रखनी है, किसकी चाल याद रखनी है? सिर्फ आपको निर्वात या फिर वायु में प्रकाश की चाल याद रखनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल, ये कभी आपको देगा नहीं, ये आपको याद रखनी है। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, ये कितनी होगी आपकी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, दूसरा आपको याद रखना है, अगर अपवर्तनांक याद रखना है आपको, तो सवाल आएगा हीरे का अपवर्तनांक। कांच का नहीं पूछ सकता, क्यों नहीं पूछेगा? कांच का, कांच 100 तरह के होते हैं, कितने याद रखोगे? दूध का भी नहीं पूछ सकता, पता चला दूध में मिलावट है पानी की तो दूध हल्का हो गया। शहद का नहीं पूछ सकता, पता चला शहद ठंडा है तो भारी है, गर्म है तो हल्का हो गया। कहां तक कितने अपवर्तनांक याद रखोगे? 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर शहद का भारीपन अलग होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर शहद का भारीपन अलग होता है, लेकिन हीरे का भारीपन कभी भी नहीं बदलता। तो हीरे का अपवर्तनांक फिक्स रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, केवल आपसे ये संख्या पूछी जाती है और ये ही आपको याद रखनी है, और ये सबसे ज्यादा होता है 2.42। इससे ज्यादा अपवर्तनांक किसी का नहीं हो सकता। 2.42 होने का मतलब क्या है कि प्रकाश की चाल इसमें लगभग 2.5 गुना तक, लगभग 2.5 गुना तक कम हो जाती है, 2.42 टाइम्स कम हो जाती है। और आप कहेंगे कि ये सभी में ये सबसे ज्यादा होता है। अब अपवर्तनांक को सबसे ज्यादा कहने का मतलब यही तो है कि ये प्रकाश की चाल को अपने अंदर सबसे ज्यादा धीमा कर देगा, यही तो मतलब है। तो आप कहेंगे सभी मटेरियल्स में सबसे ज्यादा होता है, यानी कि ये मैक्सिमम होता है। हालांकि ये बात लिखने की जरूरत नहीं है कि प्रकाश की चाल सबसे कम, प्रकाश की चाल सबसे कम किसमें होती है, तो आप समझ जाओगे। अगर हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है तो हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज लीस्ट इन, किसमें होती है? स्पीड ऑफ लाइट जो है वो लीस्ट है किसमें? डायमंड में। कहानी खत्म। तो सिर्फ आपको ये चीज याद रखनी है। हाँ, अपवर्तनांक किसी का नहीं याद रखना, चाल प्रकाश की किसी की याद नहीं रखनी, वो सब सवालों में मिलेगी। बस आपको ये देखना है किसके सापेक्ष किसका पूछा है, और उसके हिसाब से हम उत्तर लगाते हुए चले जाएंगे। तो भाई आशा करता हूं कि अपवर्तनांक की कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और आज तक सिर्फ आपने अपवर्तनांक को ये पढ़ा होगा, लेकिन अपवर्तनांक ये है। तो कभी भी एक माध्यम का अपवर्तनांक नहीं हो सकता है। बहुत सारे डाउट आज आपके क्लियर हो गए होंगे। तो वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स लेकर समझाने की, बाकी कोई कैसा भी डाउट आए तो घबराना मत, मैं आपके साथ हूँ। आप बस एक बार अच्छे से उसको पढ़ लेना, कभी कभी चीज़ें एक बार में ना समझ आके 2 बार में आ जाती हैं। कुछ भी डाउट हो तो कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। कोशिश करना बहुत ज़्यादा इधर उधर ना जाओ, मतलब जितना हमारे सिलेबस में है, स्क्रीन पे है, केवल इतने में ही अपने डाउट बनाओ। ज़्यादा इधर उधर के डाउटों में आप स्वयं डाउट बना के ना फंसें, जिनका कोई मतलब भी नहीं है। अब देखो, ये हो गया अपवर्तनांक में। आज केवल हमने इतना सीखा है कि प्रकाश की चाल किस माध्यम में कितनी कितनी होती है और कैसे उन माध्यमों के अपवर्तनांक सेट होते हैं। अब जैसे हमने दर्पणों में पढ़ा था प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन, उस चीज को अब हम कल से शुरू करेंगे दर्पणों में। और आप देखना कि दर्पणों में प्रतिबिंब का बनना एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ अलग है ही नहीं, उसमें सब कुछ दर्पणों के जैसा है। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसको मिरर का आता होगा कल की क्लास उसी को समझ में आएगी, इसलिए मिरर का प्रतिबिंबों का बनना अच्छे से याद करके आना, कौन सा प्रतिबिंब कहां पर बनता है अगर वस्तु इस जगह पर रखी हुई है। मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।